वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने PHP माई एडमिन के थ्रू MySQL की कुछ कमांड सीखी थी एंड हमने देखा था कि किस तरीके से टेबल्स या डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं एंड उनमें कॉन्स्ट्रेंट वगैरह लगाते हैं और किस तरीके से जो रोज में हमारा डेटा स्टोर होता है। इस वीडियो में हम वही सेम चीज़ करेंगे लेकिन इस बार हम PHP के कोड के हिसाब से करेंगे। लास्ट टाइम जो भी हमारा हमने सीखा था वो सारा हमने खुद इस इंटरफेस के अंदर यूटिलाइज किया था जो कि PHP माई एडमिन है। बट ये चीज़ें सारी की सारी हमें PHP कोड के थ्रू करनी है, ना कि एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इस बार पहले तो हम सीखते हैं कि PHP में कनेक्ट कैसे करते हैं डेटाबेस को। तो एज ऑफ नाउ आपको पता होगा कि MySQL एक अलग पोर्ट पे चलता है, यानी MySQL का एक खुद का सर्वर होता है। जैसे अपाचे एक सर्वर है, वेब सर्वर, वैसे MySQL का एक खुद का डेटाबेस सर्वर है। तो उस सर्वर से पहले कनेक्ट करना पड़ता है PHP को। कनेक्ट करने के लिए देखिए PHP में 3 तरीके हैं एक्चुअली MySQL के लिए। अब उनमें से जो सबसे पहला तरीका था, पुराना जो था, वो था MySQL का जो ड्राइवर था। MySQL का जो फंक्शंस थे वो अब हो गए पुराने और हटा भी दिए गए हैं। जो उसका नया वर्जन था उसको हमने बोला MySQL i। MySQL i का मतलब सिंपल था MySQL इम्प्रूव्ड। तो हमने एक वो भी एक उसका वर्जन निकाला एंड हम उसे यूज करते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है PDO। PDO का मतलब है PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स का भी एक इंटरफेस है और उसके थ्रू हम सिर्फ MySQL ही नहीं, किसी भी और तरीके के डेटाबेस को भी हम एक्सेस या फिर उसमें कमांड्स क्वेरीज चला सकते हैं, चाहे वो ओरेकल का हो, चाहे वो PostgreSQL हो, चाहे वो SQLite हो। तो उस वो एक फुल फ्रेमवर्क है किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, यानी क्रॉस कंपनी हो गया वो। चाहे एक जैसे ओरेकल अगर MySQL पे काम करती है तो ओरेकल का जो दूसरा डेटाबेस है वो उस पे भी PDO के फंक्शन के थ्रू हम क्वेरीज चला सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ MySQL की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो तरीका यूज करेंगे वो यूज होगा MySQL i। अब MySQL i का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। MySQL i जो है वो एक तरीके से एक एक्सटर्नल एक्सटेंशन है PHP का ही। ठीक है, वो एक तरीके से ड्राइवर है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में और हम ड्राइवर्स यूज करते हैं किसी एक फीचर को यूज करने के लिए, चाहे वो किसी गेम इंस्टॉलेशन में अगर काम आने वाली लाइब्रेरी क्यों ना हो। तो उसी तरीके से जैसे PHP है उसमें भी एक्सटेंशन यूज होते हैं। तो MySQL i का भी एक एक्सटेंशन आता है जिसे हम कहते हैं MySQL ND। तो ND का मतलब है नेटिव ड्राइवर। तो ये अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग ली हुई है तो उसमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होगा ही होगा। अगर उसमें ऑफ होता है किसी तरीके से, जैसे कुछ शेयर्ड होस्टिंग उसको बाय डिफॉल्ट ऑफ रखते हैं उस ड्राइवर को, तो आप उसको सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आप जैसे PHP की कोई क्वेरी चला रहे हो एंड आपको एरर आए कि MySQL ND ड्राइवर नॉट फाउंड या फिर MySQL से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज चेक माई ट्यूटोरियल ऑन tuts.in tutes.in। उस पर आप MySQL के टैब में जाएंगे तो आप उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं एंड उसमें पूरा प्रॉपर हमने बताया हुआ है कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है विद स्क्रीनशॉट्स। तो अभी मैं अपने खुद के सिस्टम पे मैं आपके सामने कमांड चलाने वाला हूँ। मुझे भी नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, या हो सकता है मुझे भी वो ड्राइवर का इश्यू आए और मुझे भी वो सॉल्व करना पड़े। तो लेट्स चेक। MySQL i जो एक्सटेंशन मैंने बताया उसके जो फंक्शंस हैं, या तो उसको फंक्शन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, यानी जैसे हम अभी तक जैसे फंक्शंस यूज किए वैसे, या फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बना बना के हम उसको यूज करें। तो उसको यूज करने के भी दो तरीके हैं। तो सबसे सिंपल वाला हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें एक डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है एंड उसको यूज करना है। तो आप सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं उस कनेक्शन को, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की थी कि एक रिसोर्स होता है, फाइल जैसे एक रिसोर्स होता है ना, हमने फाइल एंडिंग में बात करी थी कि वो एक कनेक्शन मेंटेन करता है fopen। उसी तरीके से जो MySQL से हम कनेक्ट करते हैं तो वो भी एक कनेक्शन मेंटेन रहता है उस सर्वर के साथ एंड उस कनेक्शन को ही हम बार बार यूज करेंगे। तो एक तरीके से वो जो हमारा ब्रिज है, वो जो एक टनल बना होता है PHP और MySQL के बीच का, हम सिर्फ उसी टनल को यूज करेंगे डेटा को लेने के लिए या फिर देने के लिए। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं एक वेरिएबल के साथ। इसका नाम हम रखेंगे कनेक्शन या CON या CONN, आपकी मर्जी है। ये एक तरीके से आदत वाली चीज है, आपको कुछ भी नाम रखना है आप रख सकते हैं। तो उस कनेक्शन के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है MySQLi connect, MySQLi underscore connect। याद रखें कि हमेशा MySQL i होगा यूज यहाँ पर। i का मतलब है इम्प्रूव्ड, यानी करंटली जो हम यूज करते हैं। पुराना जो था वो MySQL था, उसको अब हटा दिया गया, तो हम MySQL i यूज करेंगे हर जगह। तो ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि किस होस्ट को आपको कनेक्ट करना है। देखिए अगर आपका जो MySQL सर्वर है वो सेम कंप्यूटर पे ही है
तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि आप उसको लोकल होस्ट से कनेक्ट करेंगे, यानी उस होस्ट को आप लोकल होस्ट ही यूज करेंगे वहां पे होस्ट की जगह। चांसेस ये भी हैं कि आपका जो करंट पीएचपी वाला जो जहां पे पीएचपी चल रही है वो सर्वर अलग हो, एंड जो माइस्क्यूएल वाला सर्वर हो वो रिमोटली कहीं और लोकेटेड हो, तो उसका होस्ट नेम डिफरेंट होगा। तो आप इसमें होस्ट नेम या फिर आईपी दोनों ही डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट डालूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे सेम ही सिस्टम में मेरा माइस्क्यूएल सर्वर चल रहा है। मोस्ट शेयर्ड होस्टिंग्स पे आपका ये होस्ट जो होगा वो लोकल होस्ट ही होगा। अगर आपका क्लाउड सर्वर चल रहा है तो क्लाउड में हम जनरली ये करते हैं कि एक जो फाइल सिस्टम है वो अलग सिस्टम पे चल रहा है, एंड जो डेटाबेस सिस्टम है वो अलग कहीं रिमोटली चल रहा है, जैसे कि आरडीएस हो गया अमेजोन का। तो इस तरीके से हम उसमें अलग होस्ट नेम डालते हैं। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है उसका नाम है कि किस यूजर नेम से आप कनेक्ट करना चाहेंगे। आपको पता है कि MySQL का जो एक्सेस है वो यूजर टू यूजर होएगा, किसी एक यूजर को कुछ परमिशंस होगी, किसी एक यूजर को कुछ परमिशंस होंगी। ये सारा इंटरफेस की बात हम सबसे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं जो कि cPanel था। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से MySQL के यूजर और पासवर्ड क्रिएट करे आते हैं। तो अभी जो करंटली मेरा जो चल रहा है सिस्टम, यानी जो XAMPP वाला मेरा इंस्टॉलेशन है MySQL का, उसमें मेरा यूजर बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो रहता है रूट यूजर रहता है, एंड जो उसका पासवर्ड होता है वो होता है नल, यानी ब्लैंक एकदम पासवर्ड, अभी कोई पासवर्ड नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा इनसिक्योर तरीका है MySQL को यूज करने का, बट क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हैं, ये कोई लाइव सिस्टम नहीं है, इसलिए मैंने इसको कभी चेंज भी नहीं किया। जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट में आप इसको बता सकते हैं कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, यानी डेटाबेस का नाम। फिफ्थ आर्ग्यूमेंट में पोर्ट बता सकते हैं। सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट में आप इसको बता सकते हैं कि आपका कौन सा सॉकेट है। पोर्ट मुझे बाय डिफॉल्ट जो मेरा चल रहा है उसी पे चल रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे पोर्ट मेंशन करने की। अदरवाइज आप मेंशन भी कर सकते हैं 3306 या फिर जिस भी पोर्ट पे आपका MySQL चल रहा है। एंड सॉकेट भी मैं बता सकता हूँ कि अगर मेरे को कोई नेम्ड पाइप यूज करना है या फिर सॉकेट यूज करना है तो उसे बता सकता हूँ। तो फोर्थ जो है मेरा आर्ग्यूमेंट, मुझे वो उसको बताना पड़ेगा। तो फोर्थ आर्ग्यूमेंट में मैं लिख रहा हूँ जो मेरा डेटाबेस का नेम है, यानी किस डेटाबेस को मैं यूज करना चाहता हूँ। मेरा डेटाबेस का नेम है सैंपल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग में सैंपल, एंड ये मैंने लगाया सेमीकोलन। तो सिर्फ इस लाइन से मेरा डेटाबेस का जो कनेक्शन था वो या तो वैलिड हो जाएगा या फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा कनेक्शन वैलिड हुआ है, यानी कनेक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं अगर कनेक्ट कर पाया हूं तो सही है, अदरवाइज मेरा जो आगे का प्रोसेस है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं एसक्यूएल से अभी तक कनेक्टेड ही नहीं हूं। तो यहाँ पर सबसे सिंपल जो फंक्शन है इस चीज को चेक करने के लिए, वो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम है mysqli_connect_error number, कि अगर कनेक्ट करने में कोई एरर नंबर आया है तो इसका मतलब कि कनेक्शन सही से हुआ नहीं। तो हम चेक कर सकते हैं mysqli_connect_error number ERRNO। तो ये फंक्शन है, अगर ये इंटीजर रिटर्न करता है इसका मतलब कोई एरर आया था। तो मैं यहां पर इस कंडीशन में लिख सकता हूं कि भाई कनेक्शन फेल हुआ है, को कनेक्शन नॉट स्टैब्लिश्ड। एंड मैं इसके साथ में एक और चीज भी बता सकता हूं जो कि बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन के थ्रू ही आती है। उस फंक्शन का नाम है mysqli_connect_error, यानी एरर के बारे में ही वो और डिस्क्रिप्शन दे देगा। मैं लिख दूंगा mysqli_connect_error। ये भी एक फंक्शन है और ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये है मेरा तब का केस जब मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। कनेक्शन नहीं हुआ तो एरर नंबर भी दिखा सकते हैं हम, और एरर उसको पढ़ के भी बता सकता है। ये हमने दो फंक्शन यूज करे अलग अलग, और ये MySQli के ही फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर इफ का जगह एल्स अगर है तो इसका मतलब कनेक्शन आपका हो गया है। तो मैं यहाँ पर ऐसी अभी सैंपल के लिए लिख देता हूं कि मेरा कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो गया है। मैंने इसको किया सेव, और अब मैं इसको इस फाइल को करूंगा रीलोड। यहां पर लिखा है कनेक्शन सक्सेसफुल, इसका मतलब है मेरा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं MySQL की कमांड्स भी चला सकता हूं और सब कुछ मैं उसको जो भी काम करना था मैं कर सकता हूं। अब एक और चीज है कि व्हाट इफ ये कनेक्शन फेल हो जाता। मैं यहाँ पर पासवर्ड कुछ ऐसा डाल देता हूं जो कि मुझे पता है गलत है, क्योंकि सही पासवर्ड ब्लैंक है, ये पासवर्ड काम नहीं करेगा। अब मैं इसको रीलोड कर देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहला तो लिखा है वार्निंग, तो ये तो सबसे लाइन नंबर 2 की तरफ से खुद ही आया है, ठीक है। ये वार्निंग तो खुद से आई है। अगर मेरा इसको मैं वार्निंग को सप्रेस कर देता हूं एरर रिपोर्टिंग ऑफ करके, तो मेरा ये आउटपुट आया खुद से, कनेक्शन नॉट एस्टेब्लिश्ड,
और नीचे एरर ये लिखा हुआ है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर यूजिंग पासवर्ड यस। अब ये फॉर्मेट है, आपके जो एसक्यूएल के एरर्स हैं वो इसी हिसाब से लिखे हुए आएंगे हमेशा। कभी कभी एसक्यूएल के एरर्स को समझना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि हमने गलत या गलती कहाँ करी है। तो एरर्स के बारे में हम अभी और बात करेंगे जब जब जैसे जैसे आएंगे। अभी हम कनेक्शन को फिर से सही करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। मुझे आपको ये दो फंक्शंस बताने थे कि एरर नंबर आप चेक कर सकते हैं और एरर आप इससे आउटपुट कर सकते हैं। एक और काम भी कर सकते हैं आप, यहाँ एको की जगह आप डाई यूज कर सकते हैं कि इसके आगे मुझे स्क्रिप्ट चलानी नहीं है, अगर कनेक्ट ही नहीं कर पाए तो स्क्रिप्ट को करो खत्म। ठीक है, तो ये मैंने डाई यूज कर दिया। अब ये तो है आपका तब का एनवायरनमेंट जब आप इसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप यूजर्स को थोड़ी ना ये एरर दिखाना चाहेंगे पूरा का पूरा। आप इसको इस तरीके से सोचिए कि ये एरर तो आपने भी देखा है ना कि आपने ये यूजर नेम और ये होस्ट यहाँ पे यूज किया है, ये आप कस्टमर्स को थोड़ी दिखाना चाहेंगे अपने साइट के विजिटर्स को। तो ये सिर्फ तब के लिए जब आप इसको अभी डेवलप कर रहे हैं एंड तब आप चेक करना चाहें। प्रोडक्शन मोड में कभी भी आप ये पूरा का पूरा नहीं लिखिएगा, आप यहाँ पर सीधा लिखिए और डाई, या तो ये हो जाए या फिर सीधा ये यहां पर ही आप लिख दीजिए जो भी लिखना है आपको कि सॉरी द साइट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। तो ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट। अब मैं इसको जब करता हूं रीलोड तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये लिखा है सॉरी द साइट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। मैं यहां पर एरर रिपोर्टिंग भी ऑफ कर देता हूं। तो इससे जो एक्चुअल एरर था वो आप लॉग कर सकते हैं, यानी अपने किसी फाइल में सेव कर लीजिए या फिर अपने आप को ईमेल कर लीजिए अगर कुछ ऐसा एरर आता है तो। बट यूजर को सिर्फ ऐसा ही दिखाइए कुछ जो कि सिर्फ उसके काम का हो। आप अगर पूरा एरर दिखा देते हैं तो हो सकता है कि उसमें आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए जो कि आप नहीं चाहते। मैं ये इफ वाला जो है अभी इसको साइड कर देते हैं एंड हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर ये वापस से पासवर्ड हटा देता हूँ एंड अब मेरा जो काम है वो हो जाएगा, कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, तो मैं एल्स की जगह एल्स हटा रहा हूँ एंड आई वांट इट कि आगे इसका जो भी कोड है अब लिखा जाए, क्योंकि अगर वहां पर एरर आएगा तो ये डाई तो वैसे ही हो जाएगा ना, तो ये तो कभी चलेगा ही नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपने काम किया वो था कनेक्शन खोल लिया, लेकिन जैसे ही आपने कनेक्शन खोला है तो सेम जैसे फाइल के साथ हम क्लोज यूज करते थे वैसे ही जो MySQL का कनेक्शन है उसको आप क्लोज करेंगे। तो उसका जो सिंपल सा फॉर्मेट है वो है MySQL अंडरस्कोर क्लोज। अब किसको क्लोज करना है, आपको यहाँ पर कनेक्शन लिखना पड़ेगा कि उस वाले कनेक्शन को क्लोज करना है। मैंने किया रीलोड, अब ओपन भी हुआ और क्लोज भी हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में होगा जो भी हम काम करेंगे, ये चीज आप याद रखें। अब ये तो था फंक्शन वाला ओरिएंटेड तरीका, फंक्शन ओरिएंटेड तरीका। हम सिर्फ फंक्शंस यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया ना, बट हम ऑब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकते हैं एंड वही सबसे ज्यादा रिकमेंडेड तरीका भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे बेटर फीचर्स हैं फंक्शन ओरिएंटेड से। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ बता देता हूँ कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम यूज करने वाले हैं या फिर कर सकते हैं। तो सेम चीज अगर आपको ये फंक्शन ना लिख के और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से लिखनी थी तो आप इसमें क्या करते, यहाँ पर सेम काम करना है, बस आपको यहाँ पर लगाना है न्यू, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो राइट MySQL क्लास का। तो आपको यहाँ MySQL आगे फंक्शन नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है MySQL और ये आपका कनेक्शन जो है वो बन जाता। ठीक है, अब जो आपका एरर था वो एरर आप कैसे चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से बता रहा हूँ। इफ के अंदर अब आपका जो कनेक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट है, अब जो भी अंदर के जो फंक्शंस है वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप एक्सेस करेंगे हमेशा। तो यहां पर मैंने लिखा कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नंबर। अगर ये आता है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर एको करना है कि क्या हुआ, एको एरर इन कनेक्शन एंड आगे क्या एरर है वो आपका सेम वही फंक्शन है, बस इसके थोड़े से जो नाम है वो चेंज कर दिए गए हैं। वो नाम कैसे चेंज करेंगे मैं आपको एकदम ट्रिक बता देता हूं अभी, सो दैट आपको याद रहेगा। अभी आप यहां लिखेंगे कनेक्शन एंड आगे उसके अंदर का जो फंक्शन है वो लिखेंगे कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको रीलोड
अभी तो एरर आया नहीं, अब एरर आएगा। ये देखिए, एरर इन कनेक्शन, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। सेम चीज है, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज है। आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और आप ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, जहां जहां मैंने MySQL अंडरस्कोर लगाया था ना, उसकी जगह आपको वो चीज हटा के बस आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको रेफरेंस करना है। MySQL अंडरस्कोर की जगह आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट और ये एरो लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब जो फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम के लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे अब डेटा वेरिएबल्स बन चुके हैं। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो, जैसे आपके पास दो तरीके तो आ गए, एक आप फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं, एक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बैड कोडिंग स्टाइल होता है उसमें आप दोनों मिक्स मत करिए। अगर आप दोनों मिक्स कर देते हैं तो वो एकदम बेकार कोडिंग स्टाइल है। या तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स यूज करिए, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस यूज करिए। दोनों में कोई ऐसा कोई परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं होता, आपकी चॉइस है। कोई भी आपको पर्सनली जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। एक जो छोटा सा डिफरेंस और है, जो फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच थी, उसमें जो हमेशा आपका फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट था वो हमेशा आपका होता था ये कनेक्शन वाला वेरिएबल। बट अब की बार ये सब की उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस कनेक्शन के वेरिएबल के थ्रू ही उस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस है। मैं इस ट्यूटोरियल में मोस्टली फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच ही यूज करूंगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करनी है तो आप वो कर सकते हैं। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बेसिक ट्रिक मैंने बताई दी है, कैसे आपको याद रखना है कि फंक्शन के नाम कहाँ चेंज होंगे और कैसे चेंज होंगे। प्रीफिक्स का फर्क है खाली। MySQL अंडरस्कोर का जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कनेक्ट करना सीख लिया है दोनों तरीके से। ठीक है, दोनों का मतलब है कि फंक्शन ओरिएंटेड भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से भी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्चुअल क्वेरीज की तरफ, कि क्वेरी को कैसे एक्सेस करना है एंड कैसे वो डेटा को इधर या उधर करना है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। मैं भी यहाँ पर ये सब वापस वहीं पे जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। यहाँ पर हमने फंक्शन से उसको कनेक्ट कर लिया है। तो अब हमारी जो पहली क्वेरी होगी, हम फिर से वही सेलेक्ट वाली कमांड ही चलाते हैं। उसके लिए आपके पास जो फंक्शन है उसका नाम है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो कनेक्शन होगा ऑब्वियसली। तो आप यहाँ लिखेंगे CONN। उसके बाद आपको एक्चुअल जो क्वेरी चलानी है वो होगा। अब क्वेरी आपको क्या चलानी थी? सेलेक्ट वाली हम चला रहे थे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था? टेबल का नाम था आपका EMP। EMP था आपका टेबल का नाम, फ्रॉम EMP। अब एक चीज आप याद रखें कि बैकटिक्स इसमें भी आपको लगाने पड़ेंगे जहां जहां पे जरूरत होगी। कहीं पे टेबल का नाम या फिर कॉलम का नाम आएगा तो आपको बैकटिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है मेरी क्वेरी। अब मुझे इसको चलाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, राइट? तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, अच्छे रिजल्ट नाम का वेरिएबल में, RES रिजल्ट। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। तो ये है मेरा रिजल्ट, यहाँ पर सेव होगा। बट अब इस रिजल्ट के साथ करना क्या है? क्वेरी तो हमने इससे चला दी, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। रिजल्ट को यूज करने के जो तरीके हैं वो एकदम सिंपल है। आपको इसमें से डेटा फेच करना है, राइट? इस रिजल्ट के अंदर सब कुछ आ चुका है, बस आपको डेटा को निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास इसके लिए फंक्शंस है। आपको रो फेच करनी है, आपको डेटा फील्ड फेच करना है, यानी उसका मेटा डेटा फेच करना है कि कॉलम का नाम वगैरह क्या है। तो उस सब के लिए आपके पास फंक्शंस की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आप वो पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर अभी फोकस करते हैं कि इसमें से डेटा निकाला कैसे जाए। जितने भी रोज है मुझे सारा का सारा डेटा निकालना है। तो सबसे जो सिंपल फंक्शन है वो है MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर ऑल। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा? अब इसको यूज करके देखते हैं कि क्या करता है। मैं अब इस फंक्शन को यूज करूंगा MySQL अंडरस्कोर फेच। फेच वर्ड यूज होगा जहां पे भी आपको रीड करना होगा डेटा को, यानी एक रिजल्ट के अंदर से आपको डेटा को निकालना होगा तो उसको फेच कहेंगे, फेच अंडरस्कोर ऑल। ठीक है, अब रिजल्ट वेरिएबल इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट होगा कि इस किस में से फेच करना है, हमें रिजल्ट में से फेच करना है, रिजल्ट। एंड अब जो इसका सेकंड आर्गुमेंट है वो आपको इसमें मतलब बताना पड़ता है कि आप किसको कैसे फेच करना चाहेंगे। अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं, एक बार के लिए खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर इसको आउटपुट नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूं। फिर मैं इसको आउटपुट वेरिएबल को पूरा का पूरा डंप कर लेते हैं, हम प्रिंट आर के थ्रू कर लेते हैं आउटपुट। अभी तक एकदम क्लियर होगा आई गेस।
फेच करा है मैंने इस रिजल्ट के अंदर से। ये एक फंक्शन है जो फेच करता है, दैट्स इट। और ये मेरा आउटपुट है। अब मैं इसको एक बार डंप कर लेता हूँ कि देखते हैं क्या आता क्या है उसमें। तो ये सारा मेरे पास डेटा आया है। 0th एलिमेंट पे आपकी फर्स्ट रो आई होगी जिसका नाम विजय रोहिणी वाला जो था 0123, ठीक है। अब जरा आप इधर नोटिस करिए कि आपकी जो टेबल थी वो सेम ऐसी थी, आईडी नेम एड्रेस जैसे आपको दिख रहा है ना, 2 विजय रोहिणी TR56, सेम वैसा का वैसे ही आपको यहाँ पर आउटपुट आया है 2 विजय रोहिणी TR56। और ये एरे के अंदर है, यानी इंडेक्स्ड एरे है, न्यूमेरिक वाला। अगर आपको एसोसिएटिव एरे चाहिए तो आप उसके लिए एसोसिएटिव एरे इसमें बता सकते हैं कि आपको रिजल्ट जब आपने फेच किया था तब आपको कैसा रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर कॉमा लगाकर आप लिख सकते हैं MySQLi अंडरस्कोर असोक, यानी एसोसिएट के लिए, एसोसिएट एरे निकालने के लिए। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं करता हूँ रीलोड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फील्ड के नेम थे वो आईडी नेम एड्रेस EMP कोड एग्जैक्ट वही फील्ड के नेम आ गए हैं। तो अगर आप एक फॉर लूप लगाएं, राइट, फॉर लूप लगाकर आप ये सारे जो हैं इंडेक्सेस आप इसको यूज करके और प्रिंट करें HTML टेबल, तो हम सेम यही टेबल यानी MySQL की टेबल हम HTML में भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सिंपल सा काम है, फॉर लूप लगाना है आपको एंड देन सारे एक एक एलिमेंट को एक TD में आपको प्रिंट करना है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो ये आपकी सबसे सिंपल क्वेरी थी, सेलेक्ट वाली क्वेरी, और आपने सेलेक्ट करके उसको पूरा का पूरा यूज कर लिया। सारे के सारे आपके पास रोज आ गई हैं। मैं एक और क्वेरी आपको बताता हूं। अब की बार क्या करते हैं हम यहाँ पर सिर्फ एक रो सेलेक्ट के लिए डालते हैं। अब एक रो का मतलब है कि हम सिर्फ एक कंडीशन दे देते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अरुण की डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि अरुण जो है वो ID 6 के साथ है। तो हम इस कंडीशन में यहाँ पर लिखते हैं वेयर, वेयर के आगे हमें लिखना है कि कौन सा कॉलम आपको आप सेलेक्ट करने वाले हैं, यानी कंडीशन किस कॉलम के लिए है, वेयर नेम इज इक्वल टू अरुण। अरुण को आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, अरुण। अब ये चीज आप नोटिस करिए कि मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से ही मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग जो था शुरू हुआ है। तो या तो मैं उसको एस्केप करूं PHP में, तब जाके मेरा काम होगा, या फिर मैं दूसरे वाला इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लूं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्रोग्रामर्स ने दो दो इन्वर्टेड कॉमा बनाए किस लिए थे, इस तरीके से आप ताकि इनको यूज कर सकें, ठीक है। अब मैंने इसको किया सेव। अब मैं इसको करता हूं फिर से रीलोड। अब की बार मेरे पास एक ही रिजल्ट आया है जिसमें अरुण का डिटेल है, सिर्फ ID पुणे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्टार अभी तक आपको बताया कि स्टार से हम सब कुछ सेलेक्ट करते हैं। स्टार का जो ऑल्टरनेटिव है कि आपको एक्चुअल में सेलेक्ट क्या करना है, आप कॉलम के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सा कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अरुण का EMP कोड पता चल जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा EMP अंडरस्कोर कोड। अब मैं इसको करूंगा सेव और मैं करूंगा रीलोड। तो यहाँ पर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ EMP कोड आया, यानी एक्स्ट्रा जो डेटा था वो मेरा नहीं आया है। अगर मुझे 2 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं मुझे और क्या चाहिए, मुझे एड्रेस भी चाहिए अरुण का। तो मैंने कॉमा लगाया एंड सेम ऐसी एड्रेस भी लिख दिया। अब मैंने किया रीलोड तो मेरे पास 2 चीजें आई हैं, EMP कोड और एड्रेस। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि जिस ऑर्डर में मैंने इसको यहाँ पर लिखा है EMP कोड कॉमा एड्रेस, उसी ऑर्डर में मेरे पास ये रिजल्ट आया है। हालांकि जो टेबल था, टेबल में पहले एड्रेस था उसके बाद EMP कोड था, बट जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट लिखा है सेम उसी तरीके से मेरे पास आउटपुट में आया है। तो ये अपने आप उसने ऑर्डर करा है मेरे लिए, क्योंकि मेरी क्वेरी वैसी थी। अब थोड़ा और इससे चेंजेस करते हैं। अब की बार मैं नेम की जगह ना मैं यहाँ पर ID लिख देता हूँ। मुझे वो सारे लोग चाहिए जिनकी ID जो है वो 5 से बड़ी है, ठीक है। तो अब की बार ये इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, अब की बार मैं लगाऊंगा साइन ग्रेटर देन का। 5 से बड़ी ID वाले मैंने सेलेक्ट करे। अब की बार मैंने जब किया रीलोड तो मेरे पास ये 2 लोग आए, बट इनकी ID नहीं आई है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ID, मुझे ID भी चाहिए भाई। अब की बार मेरे पास 3 कॉलम आएंगे, ठीक है। और मैं एड्रेस हटा देता हूं, 2 ही कॉलम लेते हैं। ऐसे मैं कितने भी कॉलम लिख सकता हूं। तो अब मेरे पास सिर्फ वो लोग आए हैं जिनकी ID 5 से ऊपर है, 6 और 7 वाले। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू भी लगा दूं तो मेरे पास 5 के बराबर या फिर उससे ऊपर वाले लोग आएंगे। तो आपके पास मेरे पास 5 वाला भी आ गया। तो इस तरीके से मैं वेयर में कंडीशंस लगा सकता हूं।
अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे ना नाम चेंज करना है, मैं नहीं दिखाना चाहता कहीं पे भी कोड में कि इस कॉलम का नाम emp अंडरस्कोर कोड है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक और चीज एज, और मैं इसके अंदर लिख रहा हूं एम्प्लॉय कोड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और सिंगल यहां पर स्पेसिफिकली इसलिए लगाई है क्योंकि डबल से ऑलरेडी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैं उसमें छेड़खानी नहीं करना चाहता। अब मैंने किया रीलोड, तो अब आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है एम्प्लॉय कोड। एक्चुअल जो उसका जो नेम था कॉलम का वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा दिया एस एज। मुझे एम्प्लॉय कोड किस तरीके से दिखाइए, इस तरीके से एम्प्लॉय कोड के हिसाब से। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। धीरे धीरे हम और डेप्थ में घुसते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो है प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी एक एक करके। अभी तक हमने एक कंडीशन लगाई है वेयर में, ठीक है, क्यों ना हम अब एक और लगा दें। तो हम एक बार टेबल में देख लेते हैं। मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जिनकी आईडी 5 से ज्यादा या बराबर है, एंड अब की बार मैंने एंड लगा दिया, एंड जो सिटी है इनकी, सिटी कौन सी है, एंड जो इनका एड्रेस है वो पुणे का है, एंड एड्रेस इज इक्वल टू पुणे। एड्रेस के आगे मुझे लगाना पड़ेगा बैकटिक। अगर मैं नहीं लगाता हूं तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं एरर रिपोर्टिंग भी ऑफ कर रहा हूं, सॉरी मैं एरर रिपोर्टिंग ऑन कर दिया। तो अभी मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। मैं इसमें अगर नेम भी प्रिंट करा देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कौन पर्सन आया है, ठीक है। मैंने नेम भी लिख दिया, मैंने किया रीलोड। अब देख रहे हैं नेम अरुण आ गया। तो अरुण का एड्रेस था पुणे था, तो मैंने दो कंडीशन लगाई। अब एक जो मैंने इसमें चेंज किया, बड़ा सा चेंज, वो ये था कि मैंने बैकटिक नहीं लगाया, फिर भी ये काम करा। लेकिन ये सिर्फ इसकी महानता है कि इसने काम करा। आपको हाईली रिकमेंडेड चीज ये है कि जब भी आप कॉलम नेम यूज करें या फिर टेबल नेम यूज करें, हमेशा बैकटिक लगाएं। रीजंस आप खुद अगर इसको कई बार ऐसे ही लिखने की आदत डाल लेंगे तो आपको कई बार जब एरर आएगा तब आप खुद समझ जाएंगे कि बैकटिक क्यों लगाना था, ठीक है। अब मेरा जो रिजल्ट है वो एकदम सही आ रहा है। मैंने वेयर में दो कंडीशन लगाई थी, फिर भी काम कर गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, और लगा देता हूं, और एड्रेस यहां पर लिख देता हूं रोहिणी। आप देखते हैं क्या होता है। अब के पास मेरे पास रिजल्ट बहुत सारे आए हैं। तो वो रिजल्ट आए हैं जिनके 5 या 6 से ऊपर है, आई मीन 5 या 5 से ऊपर है, तो 5 6 7 वाले भी आ गए। और वो लोग भी आए हैं जिनका एड्रेस रोहिणी था। तो ये दो लोग भी थे, विजय और संजय, जिनका एड्रेस था रोहिणी। क्या ऐसा सच में है, या विजय और संजय दोनों रोहिणी के हैं। तो इस बार मैंने फिर से दो कंडीशन लगाई, बट यहाँ पर जो बीच का कंडीशन था एंड की जगह मैंने और कर दिया। तो आई नो कि आप लोगों को पता है कि एंड और में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया है। मूविंग ऑन, ये तो सिर्फ सेलेक्ट की बात हुई ना अभी तक। सिलेक्शन में देखिए, मैं आपको हर टाइप की कमांड तो एसक्यूएल की नहीं बता सकता, क्योंकि एसक्यूएल कोई मजाक नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने 5 घंटे पढ़ा और आपको सारी की सारी कमांड्स आ गई। नो, एसक्यूएल एक बहुत बड़ा फील्ड है। हम प्रोग्रामर्स को इतना अच्छा एसक्यूएल नहीं आता, इसलिए एक्चुअल में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी होती है। आपको अच्छे से अगर एसक्यूएल सीखना है तो आप इसके हर एक एस्पेक्ट को ढंग से समझिए कि कैसे ट्रांजैक्शंस काम करती हैं, कैसे इसमें सॉर्टिंग होगी, कैसे क्या लगेगा। तो वो सारी चीज हम थोड़ा थोड़ा इसमें सीखेंगे, बट 100% डिटेल्स आई कैन नॉट टीच यू, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें छूटेंगी भी। तो जितना हो सकता है उतना हम कवर करते हैं। जो जो भी सिंपल चीजें हैं मैं सारी आपको बताऊंगा, बेसिक्स, जो कि आपको काफी काम आएंगी। तो अभी हम इस क्वेरी में क्या करने वाले हैं, वेयर तो मैंने लगा दिया था। अब मैं ना सॉर्टिंग भी करता हूं, मुझे ना एकदम अल्फाबेटिकली नाम चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, ईएमपी कोड वाला मैं कॉलम हटा देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। एंड अब मैं सॉर्टिंग करता हूं, किससे, ऑर्डर बाय से। ऑर्डर बाय, ऑर्डर के बाद स्पेस है, उसके बाद बाय लिखा है। अब मुझे कैसे ऑर्डर करना है, मैं चाहता हूं कि नेम के हिसाब से ऑर्डर होए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलम का नाम नेम। अब ये नेम के हिसाब से मुझे सॉर्ट करके बताएगा। अजय, अरुण, राधिका, संजय, विजय, सॉर्टेड आ गया एकदम। मुझे उल्टा सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ DESC, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करा तो ये विजय संजय उल्टा हो गया पूरा। अगर असेंडिंग में करना था तो ASC लिखना है, ASC असेंडिंग।
ये आपका फिर से वही ऑर्डर आ गया। तो डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। अब एक और चीज मैंने जब बताया था आपको कि केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप यहाँ पर ASC कैपिटल में भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर बाय में भी यही है, अगर आप इसको ऑर्डर को ऐसे छोटे में लिख दें यानी लोअर केस में और बाय को कैपिटल में लिख दें तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्वेरी सेम रहने वाली है, तो उससे कोई क्वेरी पे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये हमने करा ऑर्डर, वेयर क्लॉज पढ़ लिया हमने, ऑर्डर बाय भी पढ़ लिया। अब हम एक और चीज करते हैं इसमें, हम ना इनको ग्रुप करते हैं। ग्रुप कैसे करेंगे कि एड्रेस के हिसाब से ना इन लोगों को ग्रुप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और कमांड चलाऊंगा, वेयर के बाद चलाऊंगा। ऑर्डर बाय जो कमांड है वो सबसे मतलब ऑर्डर बाय वाला जो क्लॉज है वो सबसे लास्ट में आता है क्वेरी के। तो वेयर के बाद मैं सीधा लगाऊंगा कि कैसे इनको ग्रुप करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रुप बाय, मुझे ग्रुप कैसे करना है इन लोगों को, एड्रेस के बेसिस पे, एड्रेस। अब मैंने इनको किया रीलोड। अब आप देख रहे हैं अजय आया, अरुण आया, राधिका और विजय आए हैं। तो एक जना कम हुआ है ना, और वो कौन हुआ है कम, संजय हुआ है कम। रीजन बीइंग कि संजय और विजय जो है वो क्लब कर दिए गए थे। तो मुझे यहाँ पर एक और यहाँ पर कॉलम चाहिए। अब वो कॉलम कौन सा है, तो पहले ना हम स्टार लगा देते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही है। तो ये पांचों चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो एड्रेस के हिसाब से हमने ग्रुप किया ना, तो हमें ये भी तो चाहिए कि कितने मतलब एक एड्रेस में कितने लोग हैं, तो हम उनका काउंट भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बताने के लिए ग्रुप बाय यूज करवा रहा था। तो हम यहाँ पर स्टार की जगह ना अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एड्रेस कौन सा है यानी किस एड्रेस पे और कितने लोग हैं। तो कॉमा लगाकर मैं लिखूंगा काउंट स्टार। अब मैंने किया रीलोड। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, मुंबई का एक जना, पुणे का एक जना, अहमदाबाद का एक जना, रोहिणी के 2 जने हैं। मैंने काउंट स्टार लगाया तो उसने एक्चुअल में काउंट किया कि कितने रोज उसमें रोहिणी वाले में ग्रुप हुए हैं। तो मैं काउंट स्टार की जगह यहां पर लिख सकता हूं एज, आपको ये तो पता ही है स्ट्रिंग में लिखना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब मैंने किया रीलोड, तो एड्रेस और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गए 1112। इसी तरीके से आप सम करके यूज कर सकते हैं, मैक्स मिन यूज कर सकते हैं, एवीजी यूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं माइस्क्ल के अंदर ही बने हुए, तो आप उन सबको यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सेलेक्ट कमांड पढ़ी है, उसमें भी हमने ज्यादा डीप नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करा है। एक चीज आप नोटिस करें कि जैसे जैसे आपकी टेबल्स बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी क्वेरीज भी बहुत ज्यादा बड़ी होती जाएंगी। तो एसक्यूएल कोई छोटी चीज नहीं है, ये तो हम बहुत ज्यादा एकदम लेवल 1 का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आसानी से समझ आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और डिफिकल्ट लग सकता है, बट एक चीज आप याद रखें मोटिवेट करने के लिए कि जितना आप पढ़ेंगे ना उससे ज्यादा ऑलरेडी और डिफिकल्ट है, तो आपको तो सिर्फ इजी इजी मिलेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारी सेलेक्ट वाली क्वेरी पूरी हो गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंसर्ट क्वेरी की तरफ। जो काम हमने वैसे यहाँ पर PHP माई एडमिन के थ्रू कल किया था, सेम वही चीज हम इससे करेंगे अब। तो इंसर्ट के लिए आपको याद होगा कि हमने क्वेरी कौन सी यूज करी थी, ये मैं कट कर लेता हूँ, बाद में शायद यूज करें हम इसे। आपको इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट, उसके बाद आपको लिखना था इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करना है आपको, EMP टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। अब ये चीज देखिए कि हमने सैंपल सिर्फ एक ही बार लिखा था और एक बार हम उस डेटाबेस के अंदर घुस गए तो हम सिर्फ उसी डेटाबेस को ही यूज कर रहे हैं। अगर आपको और डेटाबेस यूज करना है तो उसके लिए फंक्शन है, आप डेटाबेस करंट वाला चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फंक्शन का जो नाम है वो है mysqli_select_db। तो आप उसमें डेटाबेस का नाम देंगे तो दूसरा वाला डेटाबेस है वो एक्टिव हो जाएगा यूज करने के लिए। तो अभी मैं इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, राइट। तो उस टेबल के लिए इंसर्ट करने के लिए आगे आपको क्या लिखना था, कॉलम के नेम और उसके बाद लिखना था वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर कॉलम के नेम लिख देता हूँ, नेम, एड्रेस और EMP कोड, ब्रैकेट लगाया और मैंने लिखा, बैकटिक लगा के लिखूंगा मैं, नेम, एड्रेस, EMP कोड, EMP_कोड। ये मैंने इंसर्ट करने हैं और वैल्यूज दे देते हैं उनकी। वैल्यूज मैंने वैल्यूज के अंदर वही स्ट्रिंग्स लगानी है सारी की सारी। तो मैं राम, किसी का नाम हो सकता है राम। एड्रेस के अंदर मैं देता हूं पुणे एंड EMP कोड में देता हूं IO988। तो ये मैंने एक इंसर्ट वाली क्वेरी जो है वो चला दी, मतलब सेव करी, अभी रन नहीं करी।
अब जो 6 वाली लाइन में मैं फेच ऑल कर रहा हूं ना, फेच तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने तो सेलेक्ट क्वेरी थोड़ी चलाई है, हमने इंसर्ट क्वेरी चलाई है। तो इंसर्ट क्वेरी के लिए आपको अगर चेक करना है कि इंसर्ट अगर कुछ हुआ है तो ऑटो इंक्रीमेंट अगर आपको चेक करना है कि हुआ होगा, मतलब जो भी आईडी अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम से जनरेट हुई होगी उसको आप फेच कर सकते हैं, या फिर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी रोज अफेक्ट हुई है, यानी कितनी रोज में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये दोनों फंक्शन मैं आपको बताता हूं कैसे यूज होंगे। आपको यहाँ क्या करना है, आप यहाँ लिखेंगे MySQLi, सॉरी, आप यहाँ लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर अफेक्टेड रोज। सिंपल सा नाम है फंक्शन का, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको नाम भी याद आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको कनेक्शन का नाम लिखना है कि कौन सा कनेक्शन था आपका, कनेक्शन क्या था, CONN। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी रोज अफेक्ट हुई। एक और जो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंसर्ट आईडी, आपको अगर लेनी है तो आईडी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MySQLi अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी, और इसके अंदर भी आपको सेम वही कनेक्शन बताना है कौन सा, और मैं यहाँ पर आईडी भी प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ तक एकदम सिंपल आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक चीज आप नोटिस करिए कि मैंने रिजल्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, इनमें इनके आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ कनेक्शन लिखा है। तो प्रीवियसली जो भी क्वेरी चली होगी ये उसी का अफेक्टेड रो बताएगा कि उस क्वेरी ने कितने रोज अफेक्ट करे थे। तो अब मैं इसको करता हूँ रीलोड, रीलोड किया। ओके, सबसे जो मेजर मिस्टेक है वो तो यहाँ पे मैंने डॉलर नहीं लगाया, वो गलती हुई। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो आउटपुट आया लाइन नंबर 1 पे वो आया 1। 1 का मतलब है कि एक जो मेरी रो थी वो अफेक्ट हुई थी, राइट। अब ये मैं अगर दोबारा चलाऊंगा तो ये एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये IO88 ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर IO87 कर देता हूँ एंड नाम लखन कर देते हैं इसका। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रीलोड। अब देख रहे हैं 1 आया आउटपुट और 9 आया आउटपुट, अलग अलग आउटपुट है, ध्यान से देखिए। 1 आया है आपका अफेक्टेड रोज का कि कितनी रो आपको अफेक्ट हुई है, यानी एक अगर इसमें आया इसका मतलब आपकी इंसर्ट वाली कमांड जो थी वो चल गई, एक रो अफेक्ट हो गई। सेकंड वाला जो आउटपुट आया वो है इंसर्ट आईडी का कि 9 नंबर पे आपका इंसर्ट हुआ है। तो आईडी जो करंट आईडी जो इस लखन के लिए हुई है वो है 9। तो अगर हम टेबल में देखें एकदम लाइव व्यू तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राधिका के बाद राम हुआ था, उसके बाद लखन आया है और लखन के बाद जो आईडी था लखन के पास वो है 9। तो सेम ये चीज यहाँ पर रिटर्न हुई। आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि इंसर्ट क्वेरी आपकी काम करी या नहीं करी, आपको बस ये देखना है कि अफेक्टेड रो कौन सी थी, मतलब कितनी रो अफेक्ट हुई है। अगर रो अफेक्ट हुई है कोई भी एक, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंसर्ट वाला कमांड था वो करेक्टली काम कर गया है। तो ये हुई आपकी इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट में अगर आप ये वाला पार्ट ना लिखें तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कितने नंबर पे आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, राइट। तो वो चीज आप कर सकते हो। मैं भी इसको यही ऐसे लिखा रहने देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सेम आपकी वही कमांड चलेगी, अपडेट वाली कमांड, जैसे मैंने यहाँ पर चला के आपको दिखाई दी। तो अब क्या करते हैं, लखन का जो एड्रेस है उसको हम कर देते हैं मुंबई, वो पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया। तो अब हम चलाते हैं यहाँ पर अपडेट क्वेरी। अपडेट, कौन सी टेबल को अपडेट करना है, EMP टेबल को, EMP सेट, एंड हमें क्या सेट करना है, हमें एड्रेस सेट करना है, एड्रेस, और नई वैल्यू रखनी है हमें उसकी मुंबई। तो मैं मुंबई यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। एंड जो कंडीशन थी वेयर वाली कंडीशन, उसमें मैं लिखूंगा आईडी जो है, आईडी इज इक्वल टू 9 नंबर पे जो भी इंसर्ट हुआ है, मतलब हमें तो पता है ना लेटेस्ट अभी इंसर्ट 9 हुआ था, तो मैं यहाँ पर सीधा आईडी यूज कर रहा हूँ सो दैट अब लखन का जो एड्रेस है वो मुंबई सेट हो जाए। मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। मैंने सेव किया, मैंने किया रीलोड, तो आपके पास मेरे पास आया आउटपुट 1, मतलब अपडेट से भी एक रो का जो चेंज हुआ है वो हुआ है, यानी एक रो तो पक्का चेंज हुई है। एंड वो कौन सी चेंज हुई होगी, जिसकी आईडी 9 थी ऑब्वियसली। तो हम इसको अगर रीलोड करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लखन का जो है एड्रेस मुंबई हो गया। तो इस तरीके से हम इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट क्वेरी चला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन गाइज।